सफलता की राह में परिस्थितियां हमारे खिलाफ क्यों न हो, लेकिन फिर भी हमें खुद को शांत बनाए रखना है, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो जो आप बुक देख रहे हैं ना, ये बिहार के जितने भी जो एग्जाम होते हैं वो सभी का यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है इसका संग्रह किया गया है, और हम इसी क्वेश्चन का जो ऑपरेशन करने वाले हैं। तो चलिए सीधी बात और नो बकवास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी की ओर। देखिएगा स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्योंकि इससे पहले ना हमने 3 सेशन ला दिया है, ठीक है। तो जो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या? देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। यानी जो माउंट आबू है ना, ये माउंट आबू राजस्थान में, सबसे पहले तो आप समझिए कि ये राजस्थान है, ठीक है। ये राजस्थान में एक पर्वत है। अरावली श्रृंखला के बारे में तो आप जानते हैं ना, ठीक है। तो ये अरावली श्रृंखला है, ये अरावली श्रृंखला का एक पर्वत है, ठीक है। ये अरावली श्रृंखला में क्या है, एक पर्वत है, उसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कि माउंट आबू, ठीक है। ये माउंट आबू है। और ये माउंट आबू जो है कितना मीटर ऊंचा है, तो बोलिए कि 1722 मीटर क्या है, ये ऊंचा है, ठीक है। यहाँ पर एक मंदिर है, एक मंदिर है, वो कौन सा मंदिर है, तो इस मंदिर का नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ठीक है। ये दिलवाड़ा जैन मंदिर है। और ये दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पे देखिएगा निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण करवाया था सोलंकी वंश का एक राजा था, ठीक है। सोलंकी वंश का राजा कौन था, तो सोलंकी वंश का राजा था भीमदेव, ठीक है। ये भीमदेव प्रथम था, ठीक है। तो इसी का क्या था, एक सामंत। सामंत समझते हैं, मतलब कि इसके अंडर में काम करने वाले राजा था। इसका सामंत कौन था, तो बोलिए कि बिमल शाह। ये बिमल शाह जो था, यही बिमल शाह ने क्या किया था कि ये जो माउंट आबू है, ये माउंट आबू पर जो स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, उसका ये किसने किया, करवाया था, ये निर्माण करवाया था। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। और हमें ये चीज पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा सा हम और बात करते हैं, तो ये अरावली जो श्रृंखला है, ये अरावली श्रृंखला पूछा जाता है कि किस कल्प में इसका निर्माण हुआ था। तो इसकी कल्प की बात करते हैं तो प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया कि जो एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इससे जो कोई क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो हमने यहाँ पे क्या किया, आपको पूरी तरह से डिस्कस कर दिया। इससे क्या होगा ना कि आपको एग्जाम में और जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो यहाँ से आपको क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिलवाड़ा जैन मंदिर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बोला क्या गया कि किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यानी अब देखिएगा ये पूछा क्या गया है कि कौन सा एक पाल राजा था जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसका स्थापना किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने में क्या है कि इससे जैसे में एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बन रहे हैं, तो हो सकता है कई क्वेश्चन और भी बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो पाल वंश है वो पाल वंश को हम पूरी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं ये पाल वंश, ठीक है। तो कहिए कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो संस्थापक की अगर बात करते हैं तो इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था गोपाल था, ठीक है। ये क्या होता है कि 750 ईस्वी में क्या करता है कि ये पाल वंश का क्या करता है कि स्थापना करता है, ठीक है। ये अब फिर इसके बाद में क्या होता है कि ये उदंतपुरी, ठीक है। ये उदंतपुरी में क्या करता है कि एक बिहार मठ का निर्माण करता है, बिहार मठ का निर्माण करता है, ठीक है। और एक बात और ये है कि ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय का ये निर्माण भी करता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो कई बार क्वेश्चन ये बन जाते हैं ना कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण की अगर बात करते हैं तो उसका निर्माण किसने करवाया था, तो यही गोपाल ने करवाया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका मृत्यु हो जाता है। देखिएगा कई बच्चे ना इतिहास में क्या करते हैं ना कि डेट को रटने में काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम होता है। तो हिस्ट्री डेट को रटने के लिए नहीं बना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ कुछ चीज ऐसे है जहां पे आपको डेट रटना पड़ जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चे सोचते हैं कि हम डेट रट करके आगे बढ़े तो बिल्कुल नहीं आगे अवश्य कीजिएगा, ठीक है। वो आप फिर अब अच्छा हिस्ट्री आपको नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अब गोपाल की जब मृत्यु हो जाती है, तो गोपाल की मृत्यु जब हो जाती है तो इसके बाद में इसका बेटा बनेगा। तो इसका बेटा कौन था, तो इसका नेक्स्ट में हम लिख देते हैं कि इसका नेक्स्ट कौन होगा, बेटा बनेगा। तो इसका बेटा कौन था, तो धर्मपाल था। यहाँ से क्या होगा ना कि आपको जो पाल वंश है, पाल वंश पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन और भी कहीं से तो बन सकते हैं ना। तो ये धर्मपाल इसका नेक्स्ट बना, ठीक है।
अब ये धर्मपाल बनता है तो जैसे मैं हमने बताया था क्या, जैसे में नहीं भी जानते होंगे तो बताते हैं कि यहाँ पे क्या था, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज जैसे में हमने बताया था पिछले क्लास में, अब देखिएगा तो हमने बताया था कि ये मौखरियों का क्या था, ये राजधानी था। ये मौखरियों का क्या था, राजधानी था। और यहाँ पे शासन कौन कर रहा था, अब तो हमें ये पाल वंश पढ़ रहे हैं, तो पाल वंश पढ़ यानी 750 ईस्वी के आसपास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 750 के बाद में भी क्या हो गया कि इसका बेटा बन रहा है, तो यानी 800 ईस्वी के आसपास पढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके यहाँ पे एक राजा है इंद्रायुक्त। ठीक है, इंद्रायुध, इंद्रायुध, ये इंद्रायुध क्या करता है कि इसका एक भाई है। इसका भाई कौन है, तो इसका भाई है चक्रायुध। ठीक है, ये चक्रायुध है, इसका भाई है। अब ये धर्मपाल जो क्या करता है ना कि ये धर्मपाल इसके संरक्षण देता है। किसका संरक्षण देता है, यही चक्रायुध का संरक्षण देता है। ठीक है, संरक्षण में क्या देता है कि कहता है कि हम तुम्हारे तरफ से हैं। ठीक है, ये हम तुम्हारे तरफ से हैं, और इसको क्या करता है कि इसको हरा देता है, यानी ये इंद्रायुक्त को हरा देता है और अपने संरक्षण में कन्नौज पर शासन किसको करवाता है, तो कन्नौज पर शासन किसको करवाता है, तो यही चक्रायुक्त को शासन करवाता है। तो यहाँ पे तो एक चीज तो कंप्लीट हो गया कि कन्नौज में किसके संरक्षण में ये चक्रायुध गद्दी पर बैठा था, तो धर्मपाल के संरक्षण में बैठा था। और सबसे बड़ी बात क्या था कि ये उत्साही बौद्ध था, यानी कट्टर जो बौद्ध बोलते ना है, ये वही कट्टर बौद्ध धर्म का ये क्या था, समर्थक था। बात करते हैं यहाँ पे, तो ये विक्रमशिला। ठीक है, ये विक्रमशिला क्या है, ये विक्रमशिला है, और फिर उसके बाद है सोमपुरी है। ठीक है, ये विक्रमशिला और सोमपुरी मठ, मठ मतलब समझते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, ये विक्रमशिला और सोमपुरी मठ का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, और एक बात और ये निर्माण क्या करवाया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जानते हैं, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण इसी ने करवाया था। तो हमें क्वेश्चन यही पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किस बौद्ध शासक यानी किस पाल शासक जो था, जो बौद्ध धर्म को मानता था, ने करवाया था। तो कौन करवा रहा है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये धर्मपाल करवा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। एक बात इसमें और कि इसकी उपाधि को पूछा जाता है कि ये उपाधि कौन सा लिया था, तो ये उपाधि जो लिया था परम सौगात की उपाधि लिया था। ठीक है, देखिएगा हमने इससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो सभी क्वेश्चन को हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि एग्जाम में किसी भी तरह से वो घूमे, आपको पकड़ लेना है कि अच्छा बेटा कहाँ पे जाओगे। ठीक है, तो इसको आप पकड़े हुए रहिएगा। ठीक ना, आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ये परम सौगात की क्या कर लेता है, उपाधि धरता है। फिर इसके दरबार में एक व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, ये दरबार में कौन से व्यक्ति रहते हैं, तो हरिभद्र सूरी, ये हरिभद्र सूरी इसके दरबार में एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, ये काफी ये एक तरह से कहिए कि ये जो क्या थे, एक विद्वान, एक कवि के रूप में ये काम करते थे। ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या करते थे, रहते थे। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि हरिभद्र सूरी जो थे ये किस पाल वंश के राजा से संबंधित थे, तो किस पाल वंश के राजा से संबंधित है, तो यही धर्मपाल जो राजा है उससे ये संबंधित है। ठीक है, यहाँ एक बात और बताते चलते हैं कि ये धर्मपाल जो देख रहे हैं, ये धर्मपाल जो न है, ये राष्ट्रकूट का राजा एक था, राष्ट्रकूट का राजा। तो ये राष्ट्रकूट का राजा कौन था, तो राष्ट्रकूट का राजा ध्रुव था। ठीक है, ये ध्रुव से क्या करता है, ध्रुव से हार जाता है, यानी इसको पराजय किससे देखना पड़ता है, तो जो राष्ट्रकूट का राजा था ध्रुव से क्या होता है, ये हार जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में कौन बनेगा शासक, तो इसके बाद में धर्मपाल के बाद में बनता है, तो धर्मपाल के बाद में बनता है कौन बनता है, तो देवपाल बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब लिख देते हैं देवपाल। देखिएगा, अगर आप कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन बन रहा है, देवपाल शासक बन रहा है। ठीक है, देवपाल जो अपनी राजधानी बनाता है, ये राजधानी कहाँ बनाता है, तो जो आज मुंगेर देख रहे हैं ना, मुंगेर, ठीक है, यही मुंगेर जो बिहार में पड़ता है, एक जिला अभी वर्तमान में है, ये मुंगेर में क्या करता है कि अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, एक ये प्रतिहार का एक राजा था, कौन था, मिहिर भोज। ठीक है, ये मिहिर भोज एक राजा था, ये मिहिर भोज को क्या करता है, मिहिर भोज को क्या करता है, ये हरा देता है, हराया था। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि हराया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हराया था। अब यहाँ पे देखिएगा कि देवपाल के बारे में हमने बताया कि देवपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बदला था, तो देवपाल ने अपनी राजधानी बदल करके कहाँ कर लिया था, यानी देवपाल की राजधानी कहाँ था, तो ये मुंगेर था।
इसके समय में एक राजा प्रतिहार का राजा कौन था, तो मिहिर भोज। ये मिहिर भोज को क्या करता है कि कहा करता है, हरा देता है। लेकिन इससे पहले धर्मपाल जो था, ये धर्मपाल राष्ट्रकूट राजा से क्या करता है, ये हार जाता है, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद में जो इसका बेटा बनता है देवपाल, तो ये देवपाल जो है, ये प्रतिहार के जो राजा है मिहिर भोज, ये मिहिर भोज को क्या करता है, ये हरा देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि एक व्यक्ति थे वीरदेव, ठीक है। ये वीरदेव को क्या करता है कि नालंदा जो दिख रहे हैं ना, नालंदा, ये नालंदा विश्वविद्यालय का क्या करता है, विश्वविद्यालय का प्रधानाचार्य बनाता है, विश्वविद्यालय का प्रधानाचार्य बनाता है, ठीक है, प्रधानाचार्य बनाता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और शासक बनता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर इसके बाद में एक और शासक बनेगा, तो कौन सा बनेगा, महिपाल, ठीक है, महिपाल, ठीक है। ये महिपाल जो बनता है ना शासक, ये महिपाल जो क्या बनता है, ये महिपाल जो है, ये महिपाल को द्वितीय क्या बोला जाता है, द्वितीय बौद्ध धर्म का, ये द्वितीय पाल वंश का संस्थापक बोला जाता है। द्वितीय पाल वंश का क्या बोला जाता है, पाल वंश का संस्थापक बोला जाता है। देखिएगा यहाँ तक ने हमने क्या किया कि यहाँ जो यहाँ पे जो है ना भतीजी है, थोड़ा सा तंग कर रही है, तो ये जो है ना, ये महिपाल को द्वितीय पाल का क्या बोला जाता है, संस्थापक बोला जाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे हमने पाल वंश से जितने भी जो संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, वो सभी को हमने यहाँ पे क्या किया, बता दिया। अब इससे क्या होगा कि एग्जाम में कोई भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजिली उसे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एकदम भटकना नहीं है, ठीक है ना। भटकाने वाले रास्ते आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन भटकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, तो बोलिए कि धर्मपाल, ठीक है। हमने देखा कि महिपाल के बारे में भी देख लिया, फिर उसके बाद देवपाल के भी देख लिया, गोपाल के भी बारे में हम देख लिया। देखिएगा इससे क्या होगा कि चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिमाग में आ गए, कोई भी क्वेश्चन बनेंगे आप इजिली उसे कवर कर पाइएगा, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पे आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 18 कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया था, ठीक है। अब जैसे में ये क्वेश्चन तो पूछा गया, तो क्या हम इस क्वेश्चन को केवल ऑप्शन टिक मार करके आगे बढ़ जाएं, तो बोले कि नहीं, फिर औसत करना रहता तो हम बुक लेकर खुदे नहीं पढ़ लेते, ठीक है। फिर हम आपका वीडियो क्यों देखते, आपका वीडियो देखने का पर्पस क्या है, हमको और चीज को जानना है, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करते हैं कि इसकी पूरी क्वेश्चन को हम कुंडली खंगालते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिएगा कि ये खजुराहो, तो ये खजुराहो कहाँ पड़ता है, तो बोलिए कि ये खजुराहो जो पड़ता ना है, ये खजुराहो एमपी में पड़ता है। तो एमपी में पड़ता है तो जानते हैं ये कौन से जिला में, तो छतरपुर जिला में। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा जिला में पड़ता है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के जो स्पेशल तैयारी करते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये खजुराहो प्रसिद्ध क्यों है, सबसे बड़ी बात है कि ये प्रसिद्ध क्यों है। तो यहाँ प्रसिद्ध क्या है कि यहाँ पे 85 गो क्या है, मंदिर बनाया गया है, ठीक है। ये 85 गो मंदिर बनाया गया है। तो ये 85 मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो 85 मंदिर का जो निर्माण करवाया था, ये निर्माण कराया था चंदेल के शासकों ने, ठीक है। ये चंदेल शासकों ने करवाया था, ठीक है, चंदेल शासकों ने करवाया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यही 85 मंदिर में क्या होता है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर की बात करते हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर क्या कौन सा है, तो सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर की अगर बात करते हैं तो कंदरिया महादेव का मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ दिए जाएंगे कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिएगा हम क्या करें ना कि कई बच्चे होते ना है कि शॉर्ट नोट बनाते नहीं है, केवल आते हैं और लिखते चले जाएंगे राइटिंग में। देखिएगा हमने इतने सारे चीज में शॉर्ट नोट की तरह हमने आपको बता दिया है, कंदरिया महादेव दिया, यहाँ पे निर्माण कर दिया। तो आप यहाँ जब बाद में देखिएगा ना, आप जब खुद का नोट कॉपी बनाइएगा ना, तो आपको लगेगा अच्छा कंदरिया महादेव का निर्माण की बात में यहाँ किया गया है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कौन करवाया था, तो विद्याधर ने करवाया था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बात करते हैं खजुराहो के मंदिर की बात करते हैं, तो ये खजुराहो मंदिर का जो निर्माण हुआ था, तो ये निर्माण किस किस चीज से हुआ था, तो निर्माण हुआ है किसका, ग्रेनाइट से प्लस में लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर। ये लाल बलुआ पत्थर से किसका निर्माण हुआ है, तो खजुराहो का मंदिर का निर्माण हुआ है। अगर बात करते हैं तो ये किस किस धर्म से संबंधित है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह पूछा जाता है कि ये कौन कौन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ धर्म की बात बोलते हैं, धर्म से संबंधित। तो धर्म से संबंधित कौन कौन धर्म से है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है।
फिर उसके बाद में वैष्णव धर्म से संबंधित है, और फिर उसके बाद में ये जैन धर्म से संबंधित है, एक और धर्म क्या है, शाक्त है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकते हैं, क्वेश्चन में ये भी दिया जा सकता है कि खजुराहो का मंदिर है जो है किस किस धर्म से संबंधित तो है, तो हमने देख लिया, और वहां पे ऑप्शन में दे देगा कि किस धर्म से संबंधित नहीं है। वहां पे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, हमने मेरे पास में एक क्वेश्चन आया था, लेकिन हमने क्या कर दिया कि इस क्वेश्चन का पूरी तरह से ऑपरेशन कर करके आपके सामने क्या कर दिया, रख दिया। क्वेश्चन में किसी भी तरह से घुमाएगा, आप पकड़ लीजिए कि बेटा हम तुमको पकड़ लिए हैं। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा देखा गया है, तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 के 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी चंदेल के द्वारा बनाया गया था, यानी बुंदेलखंड के जो चंदेल के शासक थे उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, खजुराहो का मंदिर बनाया गया था, जिसमें हमने देख लिया कि इसका निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासक। यहाँ पे देख ही रहे, सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर की बात बोलते हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर है। देखा, निर्माण किसने करवाया था, तो विद्याधर ने करवाया था। ये खजुराहो का मंदिर का जो निर्माण किया गया है किस किस चीज से किया गया है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, गिरनाइट और लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। ठीक है, और ये कौन धर्म से संबंधित है, शैव, वैष्णव, जैन और एक शाक्त धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा होगा, खजुराहो का मंदिर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की ओर हमें क्या बोला गया है, 19 क्या बोला गया है। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था। ठीक है, हमें चालुक्य वंश का पहला शासक बोला गया है, तो चालुक्य वंश की हम पूरी कुंडली खंगाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कुंडली खंगालते हैं। देखिएगा, ये जो इंडिया जो आप देख रहे हैं, तो जो आज का कर्नाटक है ना, तो वहीं पे क्या था कि वहीं पे चालुक्य वंश क्या करता था, शासन करता था। चालुक्य वंश क्या करता था, शासन करता था। ठीक है, चालुक्य वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसका हर देखिएगा, कोई भी जहां पे अपना क्षेत्र जब बनाए हुए है तो उसकी एक राजधानी होती है। राजधानी क्यों वहां क्यों होती है कि जो जहां पे जो राजा बैठता है और जहां से उसका राजपाट संभाला जाता है, वही क्या बनाया जाता है, राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी राजधानी की बात बोलते हैं, तो इसकी राजधानी कहाँ थी, बादामी या बतापी। ठीक है, बादामी या उसको बोल सकते हैं बतापी। ठीक है, बतापी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज बन गया कि ये चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, बादामी या बतापी। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पे इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बादामी का चालुक्य या बतापी का चालुक्य। अब देखेंगे कि बादामी का चालुक्य या बतापी का चालुक्य आपको मिलता है। इस वंश की अगर संस्थापक की बात बोलते हैं तो संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक जो था ये पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है, ये पुलकेशिन प्रथम था, और ये पुलकेशिन प्रथम जो था अश्वमेध यज्ञ हमने देखिएगा, अगर कल का क्लास आपने देखा होगा तो हम अश्वमेध यज्ञ के बारे में काफी अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, और एक क्या क्या था, वाजपेयी यज्ञ। ये दो तरह का यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ भी किया था और वाजपेयी यज्ञ भी किया था। अब अच्छे से तरीके से हमने बताया था कल का वीडियो में। ठीक है, कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है और वाजपेयी यज्ञ क्या होता है। ठीक है, और राजसूय यज्ञ क्या होता है, सभी चीज को हमने अच्छे से बताया है। फिर उसके बाद में इसके मृत्यु के बाद में बनता है कौन, कीर्तिवर्मन। तो कीर्तिवर्मन उतना कुछ अच्छा खासा काम नहीं करता है, तो हम इसको क्यों याद करेंगे, क्योंकि जिंदगी में याद उसी को रखा जाता है जो अच्छा काम करता है, तो इसको रखने देते हैं। ठीक है, इस वंश की अगर बात करते हैं तो इस वंश में सबसे विख्यात की बात करते हैं, यानी सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक की बात करते हैं, तो ये पुलकेशिन द्वितीय था। ये पुलकेशिन क्या था, पुलकेशिन द्वितीय था, सर्वाधिक विख्यात शासक इस वंश का, सर्वाधिक विख्यात शासक था इस वंश का, सर्वाधिक क्या, इस वंश का सर्वाधिक विख्यात शासक था, यानी सर्वाधिक चर्चा इसी को मिलता है, यानी सर्वाधिक नाम अगर हुआ था चालुक्य वंश का तो इसी के कारण हुआ था। ठीक है, अब इसके दरबार में एक कवि रहते थे। ठीक है, इसके दरबारी कवि थे। दरबारी कवि कौन थे, तो इसके दरबारी कवि कौन थे, तो रवि कीर्ति थे। ठीक है, ये पूछा जाता है कि रवि कीर्ति किस के शासन काल के अंतर्गत में, यानी किस राजा के अंतर्गत में थे, तो किस राजा के अंतर्गत में थे, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगर बात करते हैं कि इसकी जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है, तो एहोल अभिलेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख, देखिए कई बच्चे को ये सब याद नहीं होता है। देखिएगा, पुलकेशिन, तो आप पुल देखे हैं ना, पुल देखे होंगे। ठीक है, सब कुछ देखे होंगे पुल, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं देखे होंगे। तो ये पुल जो होता ना है, पुल जो अंदर से खाली होता है। ठीक है, तो आप बोलते यानी होल होता है,
तो अब जैसे ही आप ये याद आ जाए कि अच्छा पुल की बात किया गया है, यहाँ पे होल की बात किया गया है, यानी छेद है यानी खाली है, तो पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख कौन सा है, तो एहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, एक बात और हम बताते चलते हैं कि हर्षवर्धन के बारे में हमने कल भी पढ़ाया था। ठीक है, ये हर्षवर्धन को क्या किया था, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर क्या कर दिया था, रोक दिया था। यानी दक्षिण भारत में विजय करने जब चल रहे थे कौन, हर्षवर्धन, यहाँ से जैसे में हमने क्या किया, इंडिया का एक रफ मैप लिया। ठीक है, अब ये उत्तर भारत पर पूरी तरह से ये शासन कर रहा था कौन, तो ये था कौन, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन था, और ये हर्षवर्धन जो था ये दक्षिण की ओर बढ़ा था, तो यहीं पे नर्मदा नदी है और नीचे क्या है, ताप्ता है। तो इसको इस नदी के आगे बढ़ने से कौन रोक दिया था, क्योंकि यहीं पे शासन कौन कर रहा था, तो यहीं पे शासन कौन था, चालुक्य वंश का शासन था, यहीं पे चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, और इसी के अंदर आने से क्या कर देता है, रोक देता है, यानी हरा देता है। तो हर्षवर्धन को क्या कर दिया, रोक दिया। नर्मदा नदी के यहाँ पे लिखते हैं तट पर क्या किया, रोका। ठीक है, अब हमने एक बात और भी जाना होगा कि ये हर्षवर्धन जो थे, ये हर्षवर्धन के शासन काल के अंतर्गत की बात करते हैं, तो इसके दरबार में कौन आया था, तो हर्षवर्धन के शासन काल की अगर बात करते हैं तो इसके शासन काल में कौन आया था, तो हेन सॉन्ग आया था। ठीक है, अब ये हेन सॉन्ग हर्षवर्धन के यहाँ तो आया था, लेकिन ये हेन सॉन्ग जो था ये पुलकेशिन द्वितीय के पास भी गया था, यानी पहले हर्षवर्धन के यहाँ आ गया था, फिर उसके बाद में कहाँ गया था, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के यहाँ गया था। ठीक है, तो हमने देखिएगा चालुक्य वंश की पूरी तरह से हमने कुंडली का किया, आपके सामने रख दिया। ठीक है, और आपको जो भी पूछा जाएगा वो आप क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा। ठीक है, जिसमें परात में आपको बहुत सारे वेराइटी रख दिए गए हैं, तो आपको जो अच्छा लगेगा वो आप खा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो हमें क्या बोला गया था, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक, तो पहला शासक कौन हो जाएगा, तो पुलकेशिन प्रथम। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर 19 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा कि सांची का जो स्तूप है किस शासक ने बनवाया था, तो देखिएगा ये सांची जो स्तूप है, ये सांची स्तूप की अगर बात करते हैं तो सांची स्तूप पड़ता कहाँ है, तो सांची स्तूप की अगर बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी एमपी में पड़ता है। ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये धर्म की अगर बात करते हैं तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये बात यहाँ पे ऐसा है ना कि यहाँ जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनके शारीरिक अवशेष को यहाँ पे क्या किया गया है, रखा गया है। हमें पूछा क्या गया है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो इसका निर्माण की बात करते हैं तो मौर्य का सम्राट कौन था, तो मौर्य सम्राट कौन था, तो ये मौर्य सम्राट अशोक ने क्या किया था कि इसका निर्माण करवाया था। किसका, तो ये सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर देखिएगा ऑप्शन 1 में क्या दिया गया है, ऑप्शन की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो ये ऑप्शन 1 में क्या गया है, तो ऑप्शन 1 में है बिंबिसार। ठीक है, ये बिंबिसार जो था, ये बिंबिसार किस वंश, ये किस वंश से संबंधित है, तो ये बिंबिसार किस वंश से था, तो हर्यक वंश से संबंधित था, यानी हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, तो यही बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर 2 तो मेरा सही हो गया। ठीक है, ये 2 आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं 3 की, ये 3 अभी हमने पढ़ा कि हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था, तो ये हर्षवर्धन जो था ये पुष्यभूति वंश से संबंधित था। किस वंश से था, पुष्यभूति वंश से संबंधित था। हमने हर्षवर्धन को कल अच्छे से तरीके से हमने पढ़ाया। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो पुष्यमित्र, तो ये पुष्यमित्र किस वंश से संबंधित था, तो ये शुंग वंश से संबंधित था, यानी शुंग वंश के संस्थापक कौन था, तो यही पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, हमने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, और वीडियो आपको सच में अच्छा लगता होगा, मेरी मेहनत आपको दिख रही होगी, तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, और अगर इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।